सोडी साहब, 2026 में भारत कहाँ नजर आ रहा है खड़ा हुआ? चाहे वो बांग्लादेश में बवाल को लेकर देखा जाए, नेपाल अपने आप में उथल पुथल में है। नेपाल बांग्लादेश में 2026 के शुरू में चुनाव लोकसभा के होने हैं, वहां पे संसद के। चीन अपनी आपाधापी में पहले से लगा हुआ कि ताइवान को पहले कंट्रोल करे किसी तरीके से। अमेरिका अपना डॉलर बढ़ाने में लगा है। ट्रंप अपनी जेबें भरने में बढ़े लगे हुए हैं। रूस अपना यूक्रेन से जूझ रहा है। ऐसे में भारत 2026 में लेफ्टिनेंट कर्नल जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब कहाँ खड़े होंगे हम? संजीव जी, दुनिया में ये जो उथल पुथल चल रही है, ये तो शुरुआत है। 15 जनवरी 2024 को ग्रांट स्नैप्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रक्षा सचिव थे, उन्होंने बयान दिया था। अगले 5 साल में दुनिया में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे, जिनके पीछे चार ही देश होंगे: रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। और जिस तरह से बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के खिलाफ हो गया है, अगले साल जब भी चुनाव हो बांग्लादेश में, चाहे फरवरी में या स्थगित होकर बाद में हो, जब भी हो, जो भी राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश में जीतेगी वो भारत विरोधी ही रहेगी। क्योंकि बांग्लादेश ने अवामी लीग को तो अवैध करार दे दिया है, और अब जो दो बड़ी पार्टियां हैं, बीएनपी और जमात, ये तो पूरी तरह से भारत विरोधी है। जहां तक भारत की बात है, 2026 में भारत को सिर्फ दो चीजें करनी चाहिए: अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति में इजाफा। दुनिया में जो हो रहा है, हमें उससे कुछ ज्यादा लेन देन नहीं होना चाहिए। रूस यूक्रेन से लड़े, ईरान इसराइल पे लड़े, हमें अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पे यही चीजें हमारे साथ देंगी। ना रूस आगे आएगा, ना यूक्रेन, ना अमेरिका, ना ईरान, कोई नहीं आएगा। क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है, कौन मित्र कौन दोस्त, ये सब हमने इतिहास में देख लिया है। और मैं जाते जाते एक मैं चीज कहना चाहूंगा। जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो सबसे बड़ा लेसन लर्न हुआ, या जो सीख ली पहले विश्व युद्ध के बाद, कि जिन जिन देशों ने पहले विश्व युद्ध से पहले अपनी आर्थिक और सैनिक तैयारी की थी, उन्हें बहुत फायदा हुआ। चाहे ऑस्ट्रिया हंगरी हो, चाहे जर्मनी हो, उन्हें अंत तक बहुत फायदा हुआ। ये सिर्फ एक महाशक्ति अमेरिका उस युद्ध में कूद गया 1917 में, और फिर युद्ध का रुख पलटा। अन्यथा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारों को बहुत बढ़त मिल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध से पहले अपनी आर्थिक और सैनिक तैयारी में पूरा जोर दिया था। यही चीज को सबक लेते हुए, चाहे भारत हो चाहे ताइवान हो, जिनके ऊपर युद्ध के बादल अब ज्यादा दूर नहीं है, हमें अपनी आर्थिक और सैनिक तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से करनी चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भारत की सारी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठे आना। मतभेद एक बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है। इलेक्शन जीते हारे, पॉलिटिकल पार्टीज को ये स्वीकार होना चाहिए कि आप जिंदगी में हमेशा सफल नहीं होते, लेकिन जो देश हित है, देश सुरक्षा है, वो सर्वोपरि है। क्योंकि युद्ध में, जैसे कहा जाता है, कोई रनर अप नहीं होता है, युद्ध में कोई सिल्वर मेडल नहीं मिलता है। युद्ध में या तो देश हारता है या देश जीतता है, बीच का कुछ नहीं होता है। तो अगला 2026 का साल भारत की सारी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठे बैठ के भारत की सुरक्षा के बारे में गंभीर से सोचना होगा। क्योंकि ये जो अमेरिका की रिपोर्ट अभी 23 दिसंबर को सार्वजनिक हुई है, इसने एक बात स्पष्ट कर दी है: जो भारत में अधिकतर रक्षा विशेषज्ञ टोपियां पहन के, फौज की बड़े बड़े रिबन पहन के, मेडल पहन के आते थे टीवी शो पे, कहते थे जी चीन हमारे लिए खतरा ही नहीं है, जी हमारी तो सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते थे। अब इस दस्तावेज से क्लियर हो जाना चाहिए, जो मुझ जैसे गिने चुने इतने सालों से कह रहे थे कि चीन भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, अब ये राइटिंग में भी आ गया, अब ये लिखित में भी आ गया है। अगर अब भी हम इसको नजरअंदाज करेंगे, तो मैं वो शब्द कहना नहीं चाहता। और वो शब्द पढ़ने के लिए मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जनरल मनोज नरावने का लेख पढ़ें, 7 अगस्त 2023 का द प्रिंट में जो छपा है, 7 अगस्त 2023 का। सोढ़ी साहब, ये तो भारत की बात रही, भारत के पड़ोसियों की बात रही, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान की बात रही। एक बार एक सवाल जेहन में आ रहा है। आपने जिक्र किया चीन, अमेरिका,
रूस तीन महाशक्तियों का। इसमें मैं ना तो अमेरिका पे बात कर रहा हूं, ना चीन पे बात कर रहा हूं, मैं रूस पे बात कर रहा हूं। भारत चूंकि और रूस आपस में दोस्त हैं, पुरानी दोस्ती है। रूस 4 साल से जूझ रहा है यूक्रेन से, महाशक्ति होने के बाद। 2025 तक, इन 4 साल में वो कौन सी कमजोरी रही रूस की, जिसको कहते थे कि 24 घंटे के अंदर रूस खत्म कर देगा, अपने में मिला लेगा यूक्रेन को। रूस की तो कौन सी कमजोरी रही जो वो ऐसा नहीं कर पाया, और यूक्रेन की कौन सी ताकत थी जो 2025 दिसंबर तक वो रूस जैसी महाशक्ति से जूझ रहा है दुनिया में। बहुत अहम सवाल था मेरे जहन में ये। संजीव जी, रूस की जो सबसे बड़ी दो गलतियां रही, पहला कि उसने सर्दियों के महीने में फरवरी 2022 में यूक्रेन पे हमला किया, जब पूर्वी यूरोप में बर्फ बहुत गहरी होती है। उसकी वजह से जो उसके आर्मर टैंक्स थे या गाड़ियां थी, वो खुले मैदान में चल नहीं सकी, उन्हें रोड पे जाना पड़ा, और यूक्रेन ने उन्हें गिन गिन के चुन चुन के उड़ा दिया। और जब तक रूस इसको रियलाइज करता, वो जो उसने सोचा था कि 7 दिन के अंदर उसे विजय मिलेगी, वो हो नहीं पाया, क्योंकि यूक्रेन को एक तो समय मिल गया, और दूसरा इस दौरान उसे यूरोपियन यूनियन और नाटो से हथियार, पैसा मिला, और जिसकी वजह से वो रूस को लड़ने में सफल हुआ। दूसरी रूस की जो भारी गलती थी, रूस ने लड़ाई लड़ी पुराने सैनिक डॉक्ट्रिन के हिसाब से, जो है एयरलैंड बैटल डॉक्ट्रिन, यानी कि थल सेना जाएगी, नौसेना, वायुसेना मदद करेंगी और तब युद्ध जीते जाएंगे। वो दशकों पहले की बात थी। 2001 में अमेरिका ने एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन निकाली जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन, जिसके तहत युद्ध 6 डोमेन में लड़ा जाएगा: थल, वायु, जल, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और आपको अचंभा होगा जान के, ये अमेरिका ने डॉक्ट्रिन निकाली 2001 में, और आज तक 2025 अंत आ गया है, एक ही देश है पूरी दुनिया में जिसने ऐलान किया कि वो सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है। वो है चीन, जिसने 2014 में ये ऐलान किया। आज तक अमेरिका तक ने ये ऐलान नहीं किया है, जिसने ये डॉक्ट्रिन बनाई थी 2001 में। अगर रूस ने ये डॉक्ट्रिन के तहत लड़ाई लड़ी होती, तो ये युद्ध इतना लंबा नहीं चलता। सोडी साहब, आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब इसमें सवाल फिर वही है कि आखिर रूस जो है वो इतना ताकतवर होके नहीं जीत पा रहा, आप इस वजह बता रहे हैं। लेकिन इसमें रूस की कमी रूस को तो नहीं जीतने दे रही है, लेकिन यूक्रेन को भी हारने नहीं दे रही है। देखिए, जहां तक यूक्रेन की हारने की बात है, आज जब हम बात करें तो यूक्रेन की 20% जमीन तो चली गई है। हम 1 इंच नहीं जाने देते, और यहाँ पे यूक्रेन की 20% जमीन पे तो कब्जा कर लिया है रूस ने। और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प ने तो कई बार कहते हैं कि ये जो जमीन गई ये तो वापस मिलेगी नहीं यूक्रेन को। तो यूक्रेन की अगर हम बोले हार नहीं है, तो क्या 20% देश की जमीन जाना हार नहीं है? हम एक एक इंच के लिए मरने को तैयार हैं देश की धरती के लिए, और यहाँ 20% जमीन चली गई है। देखिए, हमें एक चीज और समझनी होगी संजीव जी। जहां तक रूस की बात है ना, रूस को इनिशियली तो धक्का लगा कि उसकी प्लानिंग ठीक नहीं हुई, जैसे मैंने पहले विवरण किया। लेकिन सितंबर 2022 पे युद्ध शुरू होने के कुछ महीने के बाद रूस ने यूक्रेन के 20% जमीन पे कब्जा कर लिया था। युद्ध तो वो तभी जीत गया था। लेकिन अब प्रश्न आता है, फिर उसने इतना लंबा युद्ध खींच क्यों रहा है? देखिए, ये जो लंबा युद्ध खींच रहा है, सैनिक लक्ष्य तो उसके पूरे हो गए सितंबर 2022 में। ये युद्ध जो लंबा खींचा, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि रूस चाहता है कि जेलेंस्की जेलेंस्की सत्ता से हटे, जो कि जेलेंस्की सत्ता से हटने के लिए तैयार नहीं है। आज जेलेंस्की का है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, यह युद्ध वहीं खत्म हो जाएगा। और चूंकि जेलेंस्की सत्ता से हटने के लिए तैयार नहीं है, रूस का जो अब दूसरा कारण है युद्ध को लंबा खींचने का, वो है चीन की
मदद करना जब चीन ताइवान पे हमला करेगा, वो 1-1.5 साल बाद होना है। यानी कि अगर ये युद्ध लंबा खींचता है रूस यूक्रेन का, तो जब 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा, तो आप सोचिए जितनी ये पश्चिमी देश हैं, ये ताइवान की मदद के बारे में सोचेंगे या यूक्रेन के बारे में? तो ये पूरी एक बड़ी रणनीति है राष्ट्रपति पुतिन की, और इसे हमें उस नजरिए से देखना चाहिए। सैनिक लक्ष्य तो रूस के पूरे हो ही गए हैं। ये अब सिर्फ दो कारणों से हो रही है, या जेलेंस्की सत्ता से हटे ताकि एक प्रो रशियन सरकार आए यूक्रेन में, या फिर अगर ये लंबा खींचना है तो उसे और लंबा खींचो ताकि हम चीन की मदद करें, क्योंकि चीन ने पूरी तरह रूस की मदद की है जब से रूस पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। आने वाले 2026 साल में एक अंतिम सवाल है, चलते चलते बातचीत का इसका, भारत को सबसे ज्यादा पैनी नजर किस पे रखनी होगी, विदेश, कूटनीति, सैन्य, सामरिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से? संजीव जी, भारत को दो चीजों पे सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी, वो है आर्थिक और सैनिक शक्ति अपने देश की। ईरान में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमें इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर एक संकट मंडरा रहा है जिसका उल्लेख साफ शब्दों में अमेरिका ने अपने दस्तावेज में किया है, जो 3 दिन पहले सार्वजनिक हुआ है। तो पहली बात तो हमें अपने सैनिक और आर्थिक शक्ति पे कंसंट्रेट करना होगा। बाकी चीजें सारी सेकेंडरी हैं। मेक्सिको में क्या हो रहा है, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, और इसके साथ साथ बहुत जरूरी हो जाता है जो हमारा ये देश के अंदर हाफ फ्रंट सक्रिय हो रहा है। ये हाफ फ्रंट सक्रिय होने का सबसे बड़ा हमें जो ट्रेलर मिला, वो जो 9 नवंबर को रेड फोर्ट आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 6 डॉक्टर अरेस्ट हुए। अब तक माना जाता था कि भारत में जो आतंकवादी हैं अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जो कुछ पैसे की लालच में कर देते हैं, लेकिन ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने 2 साल तक भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चकाचौंध किया। ये तो पकड़े गए, अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए जब पढ़ा लिखा आदमी ऐसे कामों में आता है, वो कितनी देर तक कानून से बच सकता है। तो ये जो हाफ फ्रंट सक्रिय हो रहा है, ये भारत के लिए बहुत दिक्कत करेगा आने वाले समय में। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है भारत को अपने अंदर की चीजों पे पूरी तरह कंसंट्रेट करना चाहिए। बाकी बाहर दुनिया में जो हो वो सेकेंडरी है। शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी साहब, जसिंदर सिंह सोडी साहब, स्टेट मिरर हिंदी के जरिए संजीव चौहान से और दर्शकों से हमारे बात करने के लिए। 2026 में भारत कहाँ खड़ा होगा, क्या जरूरत है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सुरक्षा और आर्थिक नजरिए से जमीन पर उसकी, और 25 में भारत ने क्या खोया क्या पाया। बेबाक बातचीत के लिए धन्यवाद।